हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू बीइंग मदर। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही एक फन एक्टिविटी करने वाले हैं, दैट इज़ जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या लग रहा है, लड़का होगा या लड़की होगा। और जो भी हमारे आसपास एक्सपीरियंस लोग हैं या पेरेंटिंग कम्युनिटी है या यूट्यूब व्लॉग्स हैं या शॉर्ट्स हैं, उन सब से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो हमारे सिम्टम्स हैं और जो भी हमारी क्रेविंग्स है वो किससे मैच करती है, बेटा होगा या बेटी होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल हर लेडी से पूछा जाता है जो भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं। तो आज हम इसी के आसपास की एक्टिविटी करने वाले हैं, दैट इज़ जेंडर प्रेडिक्शन एक्टिविटी। ये एक फ़न एक्टिविटी है, इसको प्लीज़ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे दिल से नहीं लगाना है कि मैंने ये सोच लिया है कि यही होगा। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द बेबीज़। मैं हर किसी को यही विश करती हूँ, एवरी वन शुड बी ब्लेस्ड विद अ हेल्दी बेबी, इर्रेस्पेक्टिव वेदर इट इज़ अ बेबी गर्ल और अ बॉय। आजकल सब बराबर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बॉय होगा तो बहुत अच्छा है, गर्ल है तो बहुत अच्छा है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बशर्ते वो स्वस्थ हो, खुश हो, मदर और बेबी दोनों ही अच्छे हों। तो इस विश के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने मेरे और ब्लॉग्स अगर देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि आई बिकेम प्रेग्नेंट ट्वाइस। जो फर्स्ट मेरी डिलीवरी थी दैट वाज बेबी गर्ल, बट अनफॉर्चुनेटली एट द टाइम ऑफ बर्थ आई लॉस्ट हर, बट शी इज़ ऑलवेज देयर विद मी। तो मेरा पहला जो बच्चा है वो हमेशा बेबी गर्ल है। लेकिन जो मेरी डिलीवरी थी इट वॉज बेबी बॉय। विराज को मैंने डिलीवर किया था एंड नाउ ही इज़ 3 years ओल्ड। तो आई बिकेम मदर ट्वाइस। एक बार मैंने बेटी को डिलीवर किया है, एक बार बेटे को। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपने दोनों ही प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस शेयर करने आई हूँ कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे मूड स्विंग्स क्या थे, वेट गेन क्या था, स्किन का क्या हुआ, माय हेयर्स एंड मुझे क्या चीज़ खाने का मन करता, क्रेविंग्स। तो मैंने ऐसे कुछ रिसर्च करके 10 पैरामीटर्स बनाए हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि आखिर ये 10 पैरामीटर्स मेरे केस में ट्रू रहे कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन के बारे में। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके स्किन में काफ़ी ग्लो है और एक्ने नहीं है, बहुत ग्लो कर रही है आपकी स्किन, तो डेफिनेटली आपको बेबी बॉय है। अगर आपके स्किन में ग्लो नहीं है, आपकी स्किन डल हो चुकी है, एक्ने नहीं भी है, अगर डल हो गई है, तो डेफिनेटली बोला जाता है कि आपको बेबी गर्ल ही होगी। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी स्किन में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ग्लो ऐसा मुझे नहीं दिखा। प्रेगनेंसी ग्लो मैंने वो फील नहीं किया। हाँ, एक्ने मेरे को दोनों ही प्रेगनेंसी में नहीं हुए। एज इट इज़ मेरी स्किन चलती रही, फेस की स्किन। हाँ, मेरे नेक के अराउंड थोड़ा मुझे ब्लैकिश सी हो गई थी कंपैरेटिव टू मेरे फेस के अकॉर्डिंग। मेरी नेक के अराउंड मेरी स्किन काफ़ी ब्लैक हो गई थी, वो पोस्ट डिलीवरी अपने आप ही फिर ठीक हो गई थी। तो ये पैरामीटर मेरे केस में बिल्कुल भी सही नहीं था। सेकेंड पैरामीटर है क्रेविंग्स। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली बेबी बॉय है, और अगर आपको सॉल्टी, तीखा, चटपटा ऐसा कुछ खाने का मन है तो लड़की होने वाली है, बेबी गर्ल। तो मेरे केस में ये बहुत ट्रू था। जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा तीखा खाने का मन करता था। मैं मोमोज़ बहुत पसंद करने लगी थी, जबकि मैं मोमोज़ बिल्कुल भी नहीं खाती। और वो जो रेड वाली चटनी शेज़वान या रेड चिली सॉस टाइप का जो चटनी सी होती है, उसको मैं पूरा खा लेती थी। और मोमोज़ ख़त्म हो गए तो मैं वो पूरी ऐसी चटनी खा लेती थी। तो हाँ, डेफ़िनेटली मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा मन करता था ऐसे कुछ तीखा खाने का। एंड ऑल्दो मैं बिल्कुल भी स्वीट लवर नहीं हूँ, मुझे मिठाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन विराज को जब मैंने कंसीव किया था तो मैं बिना आइसक्रीम या मैंगो के कोई भी डिनर या लंच नहीं करती थी। ब्रेकफास्ट हाँ मैं कर लेती थी, लेकिन डिनर के बाद या लंच के बाद मुझे कुछ मीठा चाहिए, वो भी ठंडा मीठा चाहिए। जैसे या तो मुझे आइसक्रीम चाहिए या मुझे मैंगो चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव वो ठंड है या फिर गर्मियाँ हैं, तो मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे शुरू से ही मेरा मन कर रहा था मीठा खाने का और मैंने मीठा ही खाया। एंड येस, तो ये पैरामीटर मेरे लिए काफ़ी ट्रू रहा। थर्ड पैरामीटर है हार्ट रेट को लेके। मेरा हार्ट रेट नहीं, बेबी का जो हार्ट रेट आता है, जब भी हम अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो उसमें बेबी का हार्ट बीट भी मेजर किया जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर बेबी का हार्ट रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब गर्ल है। अगर हार्ट रेट कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है, जो आप उसमें लिमिट्स लिखी होती हैं उसके ऑलमोस्ट तकरीबन मैक्सिमम लिमिट्स की तरफ जा रहा है, तो आपको बेबी गर्ल है। अगर आपका हार्ट रेट
नॉर्मल है, मतलब मीडियम से है, एवरेज, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको बेबी बॉय है। तो ये पैरामीटर भी मेरे लिए बहुत सही रहा। जब मेरे बेबी का हार्ट रेट, जब भी अल्ट्रासाउंड होता था, हार्ट रेट उसका ज़्यादा आता था, हार्ट बीट कंपैरेटिवली जितना नॉर्मल है मैक्सिमम की तरफ जाता था। जब मैंने दोनों अल्ट्रासाउंड को कंपेयर किया तो हार्ट बीट मेरा जो फर्स्ट वाले में था वो ज़्यादा था, और सेकंड टाइम पे जो मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जब आई तब मैंने हार्ट बीट कंपेयर करी तो वो कम थी। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये भी ट्रू रहा मेरे केस में कि अगर हार्ट बीट आपके बेबी की ज़्यादा है कंपैरेटिवली, अगर आपके 2 प्रेगनेंसी हो चुके हैं या आप नॉर्मल मिनिमम हार्ट बीट देख सकते हैं, उसमें लिखा भी होता है कि कितनी होनी चाहिए। अगर उसके अराउंड है या उसे मैक्सिमम की तरफ जा रही है तो आपका बेबी बॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मेरे केस में ट्रू रहा था। चौथा पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस को लेके। तो ऐसा बोला जाता है मामूली कि अगर मॉर्निंग सिकनेस जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा रहती है, किसी किसी को तो पूरे 9 मंथ्स रहती है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहता है, नॉजिया, वॉमिटिंग फीलिंग होती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस है तो आपको बेबी गर्ल है, और आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है तो आपको बेबी बॉय है। लेकिन मेरे केस में मेरे को दोनों ही प्रेगनेंसी में फुल 9 मंथ्स में 9 मंथ्स दोनों ही प्रेगनेंसी में फुल प्रेगनेंसी जर्नी में बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई, ना मुझे नॉजिया से फीलिंग हुई, कुछ भी मुझे नहीं हुआ, नथिंग। तो ये पैरामीटर मेरे केस में बिल्कुल भी काम नहीं करा था। 5th पॉइंट है आपकी बेली लाइन को लेके, जिसको मेडिकल टर्म में लीनिया नाइग्रा भी बोलते हैं। ये आपके अराउंड 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी अपीयर होती है। ये बेली बटन जो होता है, अम्ब्लाइकस जिसे कहते हैं, उससे डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाती है आपकी प्यूबिक बोन तक का। ये एक डार्क और ब्राउन कलर की लाइन होती है, जो कि अगर बोला जाता है कि अगर स्ट्रेट जा रही है प्यूबिक तक, नीचे तक जा रही है प्यूबिक बोन तक का, तो आपको बेबी बॉय है। और अगर अब ये ज़िगज़ैग करके जा रही है, थोड़ी टेढ़ी हो रही है, तो इसका मतलब बेबी गर्ल है। लेकिन मेरे टाइम पे दोनों ही चीज़ें बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुई थी। दोनों ही टाइम पे, बेबी गर्ल और बॉय के टाइम पे, दोनों ही के ही टाइम पे मेरी जो लीनिया नाइग्रा की लाइन है वो काफ़ी स्ट्रेट थी। दोनों ही टाइम पे एक जैसी ही लाइन थी। तो ये पैरामीटर मेरे केस में बिल्कुल भी वर्क नहीं करा था। 6th पॉइंट है शेप ऑफ द स्टमक को लेके। तो ये बोला जाता है कि अगर आप हाई कैरी कर रहे हैं तो आपका बेबी गर्ल है, अगर आप लो कैरी कर रहे हैं तो बेबी बॉय है। लेकिन मेरे टाइम पे दोनों ही प्रेगनेंसीज़ में मैंने हाई कैरी किया था, बेबी गर्ल में भी और बॉय में भी। मेरे दोनों ही सिजेरियन हुए थे, तो क्योंकि फर्स्ट मेरा सिजेरियन हो गया था तो सेकंड भी सिजेरियन ही हुआ था। तो ऐसा कुछ भी मुझे फ़ील नहीं हुआ कि लो और हाई का ऐसा कुछ सीन है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो आपका टमी का शेप है, मेरा जो बेबी गर्ल मैंने कंसीव किया था तो मेरा टमी का शेप काफ़ी राउंड था कंपैरेटिवली टू बेबी बॉय के टाइम पे। बेबी बॉय के टाइम पे आगे से ना थोड़ा सा जैसे चपटा जैसा था, बिल्कुल राउंड नहीं था। बिल्कुल राउंड मेरा बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा टमी का शेप काफ़ी राउंड था। तो ये मोर और लेस आधा पैरामीटर सही है, आधा नहीं भी है। तो 7th पॉइंट है इसका, आप किस साइड सो रहे हैं, विच साइड आर यू स्लीपिंग। आप या तो आप साइड्स में ही सो पाते हैं प्रेगनेंसी में, या तो आप राइट साइड सोएंगे या लेफ़्ट साइड सोएंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप राइट साइड सोना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो आपको गर्ल होगी, अगर आप लेफ़्ट साइड सोना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो बेबी बॉय होगा। लेकिन मुझे ऐसा ये पैरामीटर कुछ बहुत ज़्यादा पसंद समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने दोनों ही प्रेगनेंसी में ऐसा कोई साइड प्रेफरेंस नहीं थी। मैं साइड्स में सोने वालों में से हूँ भी नहीं, मैं ज़्यादातर टमी पे सोना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से वो हो नहीं पा रहा था। तो मैं राइट और लेफ़्ट दोनों में स्विच करती थी। मेरी कोई ऐसी प्रेफर्ड साइड नहीं थी कि हाँ मेरा इसी साइड सोने का मन है और दूसरी साइड में अनकंफर्टेबल हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 8th पैरामीटर है आपके हेयर्स को लेके। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके हेयर्स काफ़ी थिक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, वॉल्यूम उनका काफ़ी बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं। अगर आपके बालों में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, वो जैसे थे वैसे ही हैं, तो इसका मतलब बेबी गर्ल कैरी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मेरे केस में ये उल्टा था। जब मैंने बेबी गर्ल को कैरी किया था तो मेरे बाल काफ़ी थिक हो गए थे, वॉल्यूम उनका काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एंड जब मैंने बेबी बॉय को कैरी किया था तो ऐसा कुछ भी ज़्यादा चेंजेस मेरे हेयर्स में आए नहीं थे। तो ये पैरामीटर मेरे केस में बिल्कुल भी काम नहीं करे। 9th पैरामीटर है ड्यू डेट को लेके। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर ड्यू डेट बेबी ने कंप्लीट करा है तो इसका मतलब जो आराम से आ रही है वो लड़की है,
और जो जल्दी जल्दी जिसको आने की बहुत जल्दी होती है, जो पहले ही अपने ड्यू डेट से बहुत पहले आ जाते हैं, वो बेबी बॉय होते हैं। तो हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे केस में बहुत ट्रू था। जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे पेन्स जो हुए थे वो ड्यू डेट से 3 दिन पहले हुए थे। जो मेरी ड्यू डेट थी उससे पहले, जब मेरी बेबी गर्ल डिलीवर हुई थी। एंड जब विराज की बारी आई तो वो मुझे 1 महीने पहले ही वो डिलीवर हो गया था। तो ड्यू डेट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो 1 महीने पहले ही आ गया था। तो ये पैरामीटर मेरे केस में काफ़ी सही रहा था। 10th और फाइनल पैरामीटर है वेट गेन को लेके। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो आपका बेबी बॉय है। अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उतना ही है, तो बेबी गर्ल है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने दोनों ही प्रेगनेंसी में इक्वल अमाउंट ऑफ वेट गेन किया था। उसमें भी मैंने 25 केजी गेन किया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने 25 केजी ही वेट गेन किया था। तो इक्वल अमाउंट ऑफ वेट गेन रहा मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं कि वेट गेन इसमें बेबी गर्ल में ज़्यादा हुआ था या बॉय में ज़्यादा हुआ था। मेरे प्रेगनेंसी में इक्वल वेट गेन रहा। मेरे केस में आउट ऑफ 10 पैरामीटर्स ओनली 4 पैरामीटर्स वे करेक्ट। 4 पैरामीटर्स मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी के लिए ट्रू साबित रहे, कि जिन्होंने बोला कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो भी किया वैसे ही मेरी प्रेगनेंसी रही। तो आप भी अपना प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग अपना ऐसा फन पैरामीटर चार्ट बना सकते हैं जानने के लिए कि क्या आपको होने वाला है। वैसे मोस्टली जो गट फीलिंग हस्बैंड एंड वाइफ को होती है, टू बी पेरेंट्स को होती है ना, मैं उस पर सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि भगवान के बाद अगर किसी को पता है ना तो टू बी पेरेंट्स को है। मदर को, टू बी मदर को और टू बी फादर को, उनकी जो गट फीलिंग है ना, अगर उनको लग रहा है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है तो वही होगा। बाकी मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगी कि ये एक सिर्फ फ़न एक्टिविटी है। प्लीज़ अपना माइंड मेकअप मत करिए कि हाँ यही होने वाला है। एंड आई विश एवरीवन शुड बी ब्लेस्ड विद अ हेल्दी बेबी इर्रेस्पेक्टिव वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। आजकल की दुनिया में सब बराबर हैं, तो किसी भी चीज़ के हमें ऐसा नहीं जानना है कि गर्ल ही चाहिए या बॉय ही चाहिए। तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।